गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7 अक्टूबर और जीएस प्लैनेट बाय नवनीत सर यूट्यूब चैनल पर आज के करंट सेक्शन के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट सेक्शन। और आज का पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर की मुख्य सूचना अधिकारी किसे बनाया गया है। तो ये मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है रिंकी सेठी को। ट्विटर रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और चर्चा में रहने की वजह थी हैकर्स ने जुलाई 2020 में ट्विटर पर बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया, जिससे ट्विटर की सुरक्षा खतरे में आ गई और चर्चा में आ गई। इसी वजह से रिंकी सेठी को मुख्य सूचना अधिकारी बनाया गया है। रिंकी सेठी का जो रिकॉर्ड है, रिंकी सेठी ने एक सुरक्षा फर्म में काम किया है और इस सुरक्षा फर्म का नाम था पालो आल्टो लिंक्डइन। इसका विश्व स्तरीय काम है सुरक्षा प्रणाली में और इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्ति दी गई। इसके अलावा ट्विटर से जुड़ी हुई चीजें, जो ट्विटर है वो हमारी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे कि फेसबुक वगैरह होता है। और ट्विटर की स्थापना जो हुई वो 21 मार्च 2006 में हुई। इसकी स्थापना की जैक डॉर्सी, नोहा ग्लास और बिज स्टोन नामक लोगों ने। और वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो जैक डॉन्स हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेड क्वार्टर है और सीईओ मैंने बता दिया, इसके रिसेंटली सीईओ हमारे जैक डॉर्सी। दूसरा क्या कि ट्विटर की फुल फॉर्म क्या है, कि ये ट्विटर शब्द बना कहां से है। तो ट्विटर फॉर्म की फुल फॉर्म है टाइपिंग भाट आई एम थिंकिंग दैट्स एवरीवन रीडिंग। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं, टाइपिंग भाट आई एम थिंकिंग दैट एवरीवनस रीडिंग। ये ट्विटर की हमारी है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो जो पुष्पा भावे थी वो एक हमारी सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये मैंने इमेज लगा दी है, ये हमारी पुष्पा भावे थी। ये एक शिक्षाविद कह लो इनको, साथ में बुद्धिजीवी थी, जिन्होंने आम नागरिकों के अधिकार के बारे में बहुत ज्यादा आंदोलन चलाया कि नागरिकों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहें। तो ये हमारी पुष्पा भावे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन्नर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है। तो ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है हमारा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, और कुशीनगर में किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इससे जुड़ी हुई चीजें हमारी कि कुशीनगर में ही भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय में प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की जो शिक्षा होगी वो पूरी दुनिया के किन्नरों को दी जाएगी मुफ्त, यानी कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और शिक्षा भी कैसे, प्राथमिक से लेकर हमारी उच्च शिक्षा तक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है किन्नर के लिए पहला विश्वविद्यालय। दूसरी चीज, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हम डेली एक स्टेट अपना कवर करेंगे, तो आज हम अपना कवर करते हैं यूपी, ठीक है ना। यूपी की बात की जाए तो ये रहा हमारा यूपी में मैप, ठीक है ना। ये इंडिया में लगा हुआ है ये पृथक रूप से। और यूपी का जो गठन, इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कि यूपी का जो गठन हुआ आजादी से पहले 1 अप्रैल 1937 को हुआ ब्रिटिश शासन के दौरान। और उस टाइम पर संयुक्त प्रांत हुआ हमारा, अवध हुआ और आगरा हुआ। इन तीनों को मिलाकर बोला गया था एक तरीके से यूपी, जैसे हम आज यूपी कहते हैं, उसके तहत हमारा इतना क्षेत्र था। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। इसमें बात की जाए तो 18 मंडल हैं यूपी में, 75 जिले हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का 7.33% इसके पास, इस आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी इसकी तकरीबन 20 करोड़ है, यानी कि टोटल भारत की आबादी की 16.5% है। और इस आधार पर ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है ना। दूसरा, इसके अगर हम सेक्स रेशियो की यानी कि लिंगानुपात की बात करें तो ये 829 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 800 महिलाएं हैं। अगर हम यहाँ पर 912 है सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 912। अगर जनघनत्व की बात की जाए तो 829 है। अगर साक्षरता की बात की जाए यहाँ पर कि लिटरेसी रेट कितना है, तो यह है 67.68%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं कि अगर इसकी कैपिटल तो पता ही होगी सभी को, लखनऊ में इसकी राजधानी है। और इसका हाईकोर्ट प्रमुखतः कहाँ है, तो यह है हमारा इलाहाबाद में। अब इसकी एक बेंच लखनऊ में भी स्थापित है। इसके सीमावर्ती देश की बात की जाए यूपी का, तो सीमावर्ती देश पड़ जाता है नेपाल,
इसकी इंपॉर्टेंट नदियों की बात की जाए तो गंगा हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं इसकी प्रमुख। गंगा हुआ, यमुना हुआ, काली शारदा हुआ और गंडक, ये हिमालय क्षेत्र की इंपॉर्टेंट नदियां हुई। अगर मैदानी भाग की नदियों की बात की जाए तो गोमती हुआ, वरुणा हुआ, रेहंद हुआ, पांडो हुआ, ईसन हुआ, ये हमारी मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। और अगर दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो प्रमुख नदियां हो गई चंबल हो गई, वेतवा हो गई और कैन नदी। इसके बाद इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषाओं की बात की जाए तो पहली आधिकारिक भाषा है इसकी हिंदी, उसके बाद ये उर्दू, और रिसेंटली योगी जी ने घोषणा की है कि संस्कृत में भी इसके नोटिफिकेशन यानी कि सरकारी नोटिफिकेशन जारी होंगे। तो 3 प्रमुख भाषाएं हो गई, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। आगे बढ़ते हैं कि हमारा यूपी में हमारी राज्यपाल यूपी का कौन है, तो ये इमेज लगी हुई आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यूपी का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंगा सामने लगा हुआ। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस क्रेन या खाली सारस, ठीक है ना। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प ऊपर लगा हुआ पलाश का। अगर यूपी की राजकीय मछली क्या है, तो मोए या इसी को बोला जाता है जीतल, ठीक है ना। और यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये वृक्ष है अशोक। आगे बढ़ते हैं कि यूपी का राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो ये चिन्ह सामने लगा हुआ है, या यूपी की मोहर की बात की जाए तो यूपी की हमारी ये मोहर हो गई। इसमें दिख रहा होगा कि ऊपर की ओर एक धनुष है, ठीक है। उसके बाद 2 गंगा यमुना ये नदियां बह रही हैं और ये नीचे की ओर चली जा रही हैं। वृत्त में दोनों ओर 2 मछलियां हैं, ठीक है। और इसको अपनाया गया था 1938 में। इसके बाद यूपी से जुड़ी हुई और हमारी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यूपी के त्योहार और मेलों की बात की जाए कि यूपी के इंपॉर्टेंट त्योहार कौन से हैं, यूपी के इंपॉर्टेंट मेले कौन से हैं। तो त्योहार में एक इंपॉर्टेंट मनाया जाता है मकर संक्रांति, पूरे देश में ही मनाया जाता है लेकिन यूपी के लेकर ज्यादा धूम रहती है। दूसरा एक कुंभ मनाया जाता है, ध्रुपद मेला है और ये मोस्टली मनाया जाता है वाराणसी में, ठीक है ना। एक त्योहार है लठमार होली, लठमार होली ये हमारा बेसिकली ब्रज में और नंदगांव के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। एक रामायण मेला लगता है और ये रामायण मेला लगता है चित्रकूट में। नौचंदी मेला सुना होगा सभी ने, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। गणगौर मेला, कहीं कहीं गणसौर भी लिखा रहेगा, गणसौर मेला ये हमारा लगता है आगरा में। दशहरा रामदल, दशहरा रामदल ये बेसिकली लगता है इलाहाबाद में। एक हमारा पशु मेला आयोजित होता है, ये होता है बटेश्वर में। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है देवा मेला, ये हमारा लगता है वाराबंकी में, ठीक है। यूपी की बात की जाए विधानसभा सीटों की तो यूपी में अगर इंपॉर्टेंट विधानसभा सीटों की चर्चा होती है तो विधानसभा में हमारे यहाँ सीटें हैं 403, विधान परिषद में सीटें हैं 100, ठीक है ना। आप कभी पहले लेके नोट करिएगा अपना। लोकसभा में यूपी से स्थान दिए गए हैं 80 और राज्यसभा में यूपी पे स्थान दिए गए हैं 31, ठीक है। दोबारा बोल देता हूं, विधानसभा यूपी की है 403 सीटें, विधान परिषद में है यूपी के हमारी सीटें 100 सीटें, ठीक है ना। इसके बाद हमारा लोकसभा में दी गई हैं 80 सीटें और राज्यसभा में दी गई हैं 31 सीटें। यह हमारा यूपी का प्लान। आगे यूपी से जुड़ी हुई और भी ढेर सारी चीजें हैं, उनको कवर करते हैं कि यूपी के अगर खनिजों की बात की जाए कि यूपी में खनिज क्या है, तो यूपी खनिज प्रधान नहीं है, बेसिकली केवल कृषि प्रधान है। और खनिजों में बात की जाए तो इंपॉर्टेंट खनिज है सिलिका हुआ, एक हमारा चूना पत्थर हुआ, याद रखना, और कुछ मात्रा में कोयले के भंडार मिलते हैं। यानी कि 2 ही प्रमुख खनिज हैं यूपी के, एक सिलिका और दूसरा एक चूना पत्थर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यूपी के कुछ नेशनल पार्क भी हैं, तो हम नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य की चर्चा करते हैं कि जो हमारे यूपी में पड़ रहे हैं। एक हमारा सबसे पॉपुलर दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना, यूपी में हमारा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य, आप कॉपी में लिखते जाइए। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य,
किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य। इनके बारे में डिटेल से हम अलग से सीरीज शुरू करेंगे यूपी स्पेशल करके, उसमें सब डिटेल से डिस्ट्रिक्ट कौन सा बड़ा है यूपी का, कौन सा छोटा है, कहाँ पे लिंगानुपात ज्यादा है, ये सारी चीजें वहां पर कर पाएंगे। अभी यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। ओखला वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये हमारे इंपॉर्टेंट कहना चाहिए वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क। यूपी में चल रही योजनाओं की बात की जाए तो यूपी में एक यूपी कन्या विद्याधन योजना चल रही है, ठीक है ना। एक यूपी में यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चल रही है। यूपी में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चल रही है। यूपी में विधवा पेंशन योजना चल रही है। यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है। ये इंपॉर्टेंट हमारी योजनाएं यूपी में रिसेंटली चल रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ और चीजों की चर्चा करें, जैसे कि यूपी से जुड़ी हुई चीजें कि हमारे यूपी हस्तशिल्प में क्या क्या है यूपी में। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग सभी एग्जाम में आता है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। जैसे कि अलीगढ़ का प्रचलित है हमारा ताला। फिरोजाबाद किसके लिए प्रचलित है? चूड़ियों के लिए। सहारनपुर ये काष्ठ शिल्प के लिए पॉपुलर है। काष्ठ को समझ में आ रहा होगा, लकड़ी की बनी हुई चीजें। जो वाराणसी है हमारा, वो साड़ियों के लिए पॉपुलर है, रेशम के काम के लिए भी पॉपुलर है। लखनऊ की बात की जाए कि लखनऊ तो कपड़ों पर जो चिकन की कढ़ाई होती है उसके लिए पॉपुलर है। जो रामपुर है ये हमारे पैच वर्क के लिए पॉपुलर है। मुरादाबाद ये पीतल के बर्तन के लिए पॉपुलर है। और मेरठ की बात की जाए तो ये कैंची के लिए पॉपुलर है। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो आर्थिक क्षेत्र में अगर यूपी के नंबर 1 के, यहां से भी लगभग एक क्वेश्चन आता है कि यूपी में नंबर 1 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पशुधन यानी कि जानवर यूपी में है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भी यूपी में होता है, ठीक है ना। और आम के मामले में और आंवला के मामले में भी हमारा है यूपी नंबर 1। आम भी सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है और आंवला। दूसरी बात की जाए कि यूपी चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे रेल मार्ग हो, ठीक है ना, इन दोनों में भी है हमारा नंबर 1। तीसरा हम देख चुके हैं जनसंख्या में बहुत आगे है। सबसे ज्यादा बैंकों की शाखाएं हमारी यूपी में हैं। सबसे ज्यादा डाकघर यूपी में है और सबसे ज्यादा यूपी से ही समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। और अगला, यूपी ही सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करता है टोटल ओवरऑल। इसके अलावा सबसे ज्यादा गेहूं भी यूपी में पैदा होता है। गन्ना भी यूपी में सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। आलू सबसे ज्यादा है यूपी में, ठीक है ना। और मेथा ऑयल जिसको हम पेपरमिंट बोलते हैं, ये भी सबसे ज्यादा पैदा होता है हमारे यूपी में। तो ये यूपी से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो मैंने यहां पर कवर करने की है कोशिश, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हमारा कि एनिग्मा चारिंडे किसकी प्रजाति है। तो एनिग्मा चारिंडे जो है वो हमारी मछली की प्रजाति है, ठीक है ना। इसका हमारा राइट आंसर हुआ पहला मछली। ये इसकी इमेज लगी हुई। रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत, जर्मनी, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने पश्चिमी घाट पर एक हड्डीदार मछली की खोज की है, ठीक है ना। क्या? हड्डीदार मछली की, और जिसे ये नाम दिया है एनिग्मा चानिडे, ठीक है ना। तो ये क्या है? मछली की प्रजाति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूरन या उपरोक्त तीनों। तो ये पुरस्कार दिया गया है उपरोक्त तीनों को, ठीक है ना। ये तीनों वैज्ञानिकों की इमेज, फोटो इमेज लगी हुई है। हार्वे जे अल्टर की, सेकंड नंबर चार्ल्स एम राइस की और तीसरे पे माइकल ह्यूरन की। ये अमेरिकी दोनों और ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना। और इनको ये जो पुरस्कार नोबेल प्राइज दिया गया है वो एक विषाणु की इन्होंने वायरस की खोज की है। उस वायरस का नाम है हमारा हेपेटाइटिस सी, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नोबेल प्राइज की बात कर लें तो नोबेल प्राइज पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है ना। और ये किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो हमारे स्वीडन के, कहना चाहिए इंजीनियर भी थे वो हमारे रसायन शास्त्री भी थे, वो उद्योगपति भी थे, ठीक है ना। तो इनकी स्मृति में अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है। इन पुरस्कारों की जो स्थापना हुई वो 1895 में हुई। समझना चीज को, सबसे पहले
जो इनकी स्थापना हुई वो 1895 में हुई। ये अल्फ्रेड नोबेल की इमेज लगी हुई। 1895 में इनकी स्थापना कर दी गई, लेकिन सबसे पहले ये प्रदान किए गए 1901 में। ठीक है ना। शुरुआत में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और वो 5 क्षेत्र हमारा, एक है साहित्य, दूसरा शांति, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है ना, भौतिकी के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। इन 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन बाद में 1968 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया, यानी कि इसके लिए भी अब ये पुरस्कार दिया जाने लगा। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने तकरीबन 355 के आसपास आविष्कार किए, और जिसमें जो सबसे प्रचलित आविष्कार रहा इनका 1867 का रहा। और किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर तो दिया, लेकिन ये जो नेगेटिव रिजल्ट हो सकते थे डायनामाइट के, यानी कितना खतरनाक हो सकता था, उसको जानते थे। इसीलिए इन्होंने अपने मरने से पहले ही, इनकी डेथ हुई 1896 में, तो मरने से पहले ही 1895 में इस पुरस्कार को स्थापित कर दिया। और इसके लिए जो पुरस्कार में इनाम की राशि मिलेगी, अपनी कमाई का, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्वीडन की एक बैंक में कर दिया जमा। और उन्होंने ये बोला कि इसका जो ब्याज होगा, उस ब्याज से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उन लोगों को नोबेल प्राइज दिया जाएगा जिनका काम मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ हो। तो ऐसे करके हमारा स्थापित हुआ नोबेल प्राइज। इसके बाद नोबेल के बारे में जो डिटेल सी चीजें हैं, कितने भारतीयों को मिला, कितना क्या हुआ, वो सब अपना अलग से स्टैटिक जीके का वीडियो में बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये विकसित किया है हमारा आईआईटी मद्रास के प्रोफेसरों ने, ठीक है ना। और इन्होंने स्वदेशी रूप से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। दूसरा, आईआईटी चेन्नई या मद्रास की ये हमारा फोटो इमेज लगा हुआ, और इसकी स्थापना हुई है 1959 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना निर्माण किया जा रहा है हमारा ब्यास नदी पर, ठीक ना। ब्यास नदी में क्या कि हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्र पड़ेगा हमीरपुर, ठीक है ना। ये हमीरपुर यूपी का नहीं है, हिमाचल के क्षेत्र है। इसी नदी पर इस जल विद्युत परियोजना को बनाया जा रहा है, जिसके 2 टारगेट हैं। एक तो है जल विद्युत पैदा करना, और दूसरा जितने निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए, उनकी सिंचाई के लिए जल का उपयोग करना। दूसरा, ब्यास नदी से जुड़ी हुई चीजें, इसका प्राचीन नाम था इस नदी का हमारा बिपाशा। ये नदी हमारे हिमाचल प्रदेश में जगह पड़ेगी ब्यास कुंड, यहां से निकलेगी, निकलने के बाद पश्चिम दिशा में चलेगी, पंजाब में पहुंचेगी, और पंजाब में जाकर ये सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। तो बिपाशा फाइनली निकलती है, हमारा मान के चलते हिमाचल है, हिमाचल में ब्यास कुंड से निकलेगी, पश्चिम की ओर जाएगी, इसके नीचे बहती हुई सतलज आ रही होगी, और ये सतलज से जाके मिल जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संशोधन संबंधित है हमारा राष्ट्रपति की रिक्ति, उत्तराधिकार और विकलांगता। 25वें संशोधन में इस बात की चर्चा है या उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति अपने दायित्वों को निभाने में अक्षम हो, यानी कि किसी भी वजह से उनको निभा ना पाए, तो उपराष्ट्रपति कैसे सत्ता का प्रमुख बन जाता है। अगर किसी कारणवश से उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक, तो ये दायित्व किसको दिया जाएगा? ये अमेरिकी कांग्रेस संभालेगी। अमेरिकी कांग्रेस का मतलब अमेरिकी संसद, अमेरिका की संसद को ही बोला जा रहा है कांग्रेस संभालेगी। रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है 25वां? क्योंकि ट्रंप हमारे कोविड पॉजिटिव हो गए, ये खबर आई, और इसीलिए इस संशोधन को गूगल पर बहुत ज्यादा बार खोजा गया। तो ये 25वां संशोधन राष्ट्रपति की रिक्ति, उत्तराधिकार और विकलांगता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने प्रदान की है, तो ये किसको प्रदान की है? तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग दोनों या नन, तो ये प्रदान की है हमारा दोनों को। चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग ने बोला है कि 80 वर्ष से उम्र के अधिक के जो बुजुर्ग होंगे, दूसरा जो लोग दिव्यांग होंगे, उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी होंगे, यानी कि जो बीएलओ होंगे, वो बीएलओ लोग क्या करेंगे कि 80 वर्ष से उम्र के ज्यादा के सभी लोगों और दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए जो जरूरी फॉर्म है वो फॉर्म पहुंचा देंगे। इनके मुताबिक क्या होगा कि मतदाता अगर डाक मतपत्र का विकल्प चुनता है, तो बीएलओ जो होगा
वो अधिसूचना चुनाव की जारी होने के 5 दिनों के भीतर भरा हुआ फॉर्म होगा, उसका नाम होगा 12D, वो एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा। यानी कि पोस्टल बैलेट घर बैठे सुविधा दी गई है कोविड-19 को देखते हुए, तो किनको, 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को और दिव्यांग लोगों को। दूसरा, निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई हमारी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो पहले कौन थे? तो ये पहले थे हमारे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है हमारे? तो वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल की सर्विस या 65 साल की उम्र। ठीक है ना, इसमें से जो भी दोनों में से पहले हो जाएगा तब तक ये लोग अपने पद पर रहते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक ना, तो कार्यकाल 6 साल की सर्विस या 65 साल की उम्र। इसके अलावा हमारे पॉलिटी की वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा? तो यह पहला पशु ओवरपास बनना है दिल्ली बंबई एक्सप्रेस वे पर। इस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जा रहा है। यह वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करेगा, और इसकी जो प्रेरणा ली है भारत ने वो नीदरलैंड से ली है। नीदरलैंड में इसी टाइप के पशु पुल बने हुए हैं, तो वहां से ली है। और इस योजना के तहत यह निर्धारित किया गया है कि हाईवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर पशुओं को निकलने का मिलेगा सुरक्षित मार्ग। अगला भारत क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक, और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। और ये क्या है कि ये जो सप्ताह है वो कई संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से, ठीक है ना, प्रमुख रूप से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है उसके द्वारा ही मनाया जाता है। और सप्ताह का उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि हमें वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। अगला क्वेश्चन, वार्मा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को होगा आयोजित, यानी 17 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये रिसेंटली पहले मई में आयोजित था पहले से, लेकिन कोविड के फैलने की वजह से अब ये वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगा। कैसे? 17 नवंबर को। ठीक है ना, ब्रिक्स से जुड़ी हुई चीजें कि ब्रिक्स जो है वो ये शब्द लिखा हुआ हमारा ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स जो है वो शुरुआत में था खाली ब्रिक, और इसमें 5 कंट्री हैं। एक ब्राजील है, बी का मतलब रूस, इंडिया, चाइना, और एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो शुरुआत में 2009 में ब्रिक था, बाद में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। इस तरीके से बड़ा हमारा संगठन ब्रिक्स। ठीक, इसके बाद क्या है कि ब्रिक्स की 11 समिट अभी तक हो चुकी हैं, और ये 12वीं इसी 2020 में प्रस्तावित है 17 नवंबर को। तो पहली समिट जो हुई वो रूस में हुई। ठीक है ना, पहली बैठक। और हमारा जो ब्रिक्स लोग कंट्री हैं उन्होंने ब्रिक्स बैंक भी बनाया है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का? हमारा संघाई में। ठीक, दूसरा क्या है कि इंडिया में बैठकों की बात की जाए ब्रिक्स की तो 2012 में हो चुकी है, 2016 में हो चुकी है, और 2021 की भी इंडिया में ही प्रस्तावित है। ये ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर देखा जाए कि इन कंट्रियों के पास पूरे वर्ल्ड की 27% जमीन है, और पूरे वर्ल्ड की आबादी की 41% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। तो इसलिए इस संगठन बहुत ज्यादा हो जाता है उपयोगी। अगला क्वेश्चन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन की घोषणा कहां की गई है? तो यह कैंपेन की घोषणा की गई है दिल्ली में। यानी कि कैंपेन क्या है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। युद्ध प्रदूषण कैंपेन में क्या है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने कहा कि सरकार प्रदूषण संबंधी शिकायतों के लिए तस्वीरों पर आधारित एक ग्रीन दिल्ली ऐप जारी करेगी। ठीक है ना, ग्रीन दिल्ली ऐप, और इसी महीने इसे लॉन्च कर देगी। साथ ही उड़ती जो धूल होती है उसे निपटने के लिए भी एक एंटी डस्ट कैंपेन शुरू करेगी। तो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये कैंपेन की घोषणा कहां की गई है? दिल्ली में। यानी कि किसी प्रकार का प्रदूषण हो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है ना, इससे जुड़ी हुई चीजें देखते हैं कि हमारी वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स।
ये लोगो लगा हुआ हमारे एयरफोर्स का। आजादी के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया और उसको कर दिया गया हमारा इंडियन एयरफोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दिल्ली में है। और हमारे इसके जो हेड हैं यानी कि चीफ मार्शल हैं, उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है ना। वहां रिसेंटली याद आया कि 5 अक्टूबर में क्वेश्चन था बीएस धनोआ को लेकर, तो वहां पर मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो गई, मैंने वे बोल दिया कि ये हमारे चीफ मार्शल हैं, बोलना था थे, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में थोड़ा सा वो वहां पर है हो गया, तो लगभग सभी को इतना पता ही होगा कि वो पहले थे, ठीक है ना। तो इसके हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हमारे एयरफोर्स की बात की जाए तो एयरफोर्स के पास हमारा सुखोई है, राफेल है, मिराज है, मिग 29 है, मिग 21 है, तेजस है, इस टाइप के हमारे कहना चाहिए फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे जितेंद्र सिंह ने। ये क्या है कि इस पुस्तक को जो लिखा है वो पद्यपाणी बोरा ने लिखा है। किसने लिखा है? अगर ये भी पूछा था किस राइटर ने लिखा है, पद्यपाणी बोरा। ये हमारे 2009 बैच के आईआरएस अफसर हैं और इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें असम में रहने वाली कहना चाहिए विभिन्न जातियों जनजातियों, ठीक है ना, इनकी विरासत आस्था परंपराओं को दर्शाया है। इसके साथ साथ बाकी जगह की भी जनजातियों की थोड़ी बहुत चर्चा की है, तो इसलिए ये हमारी बुक है इंपॉर्टेंट। आज का अपना करंट सेक्शन पूरा हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, साथ ही लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।